नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को दिलाया पहला मेडल। भीलवाड़ा के शाहपुरा में 1 करोड़ रुपए की लागत के स्विमिंग पूल स्टेडियम का हुआ लोकार्पण। लाडाकाबास में 20 से अधिक हमलावरों ने घर में घुसकर किया जानलेवा हमला। और खबरें विस्तार से। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला मेडल दिला दिया है। उन्होंने शनिवार को वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में यह मेडल जीता है। भारतीय वेटलिफ्टिंग इतिहास में ओलंपिक में भारत का दूसरा पदक है। भारत ने इससे पहले सिडनी ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में पदक जीता था। यह पदक कर्णम मलेश्वरी ने दिलाया था। मीराबाई चानू पहली भारतीय वेटलिफ्टर है जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने का कारनामा किया है। मीराबाई ने स्नैच में अपने नाम प्रयास में ही 84 किलो और दूसरे में 87 किलो वजन उठाया। हालांकि तीसरे प्रयास में वो 89 किलो वजन उठाने में नाकाम रही। वो राउंड में दूसरे स्थान पर रही। 94 किलो वजन के साथ चीन की वेटलिफ्टर हाउ जिहू पहले पायदान पर रही। यह ओलंपिक रिकॉर्ड भी है। खबर भीलवाड़ा की शाहपुरा से, जहां जिला तैराकी संघ द्वारा नगरपालिका के तरणताल व नवनिर्मित स्विमिंग पूल स्टेडियम का लोकार्पण पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास, नगरपालिका के अध्यक्ष रघुनंदन सोनी सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में राजस्थान तैराकी संघ की ऑफिशियल वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत के स्टेडियम का लोकार्पण करने के बाद आयोजित समारोह में संबोधित करते हुए विधायक मेघवाल ने कहा कि शाहपुरा का सर्वांगीण विकास करने का उनका सपना है। उनके लिए उन्होंने यहाँ भाईचारे की राजनीति शुरू की है। इसी से यहाँ का विकास हो रहा है और आगे भी होगा। अगर शाहपुरा के सकारात्मक परिणाम है और जो प्रदेश की राजनीति के हालात बनते जा रहे हैं उसमें भी इस राजनीति का होना चाहिए। प्रदेश की राजनीति के हालात आज की तारीख में मैं उचित नहीं मानता। एक स्वस्थ, सही और निर्णायक राजनीति की राजस्थान को आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति नहीं हो रही है। प्रागपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लाडाकाबास के गांव हीर की बावड़ी में शुक्रवार दोपहर 3 बजे करीब 2 गाड़ियों में सवार होकर आए 25 से 30 से ज्यादा हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की व घर में ताबड़तोड़ मारपीट की, जिससे फायरिंग में गाय के 2 सींग टूट गए तो वहीं एक का पैर के अंदर गोली भी लगी है। वहीं घर में घुसकर फायरिंग कर वाहनों में तोड़फोड़ की गई व महिलाओं व पुरुषों पर हथियारों से हमला किया गया। एक 3 साल की बच्ची का अपहरण कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर प्रागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर मौके से खाली 3 कारतूसों के खोखे जब्त किए हैं। आपका क्या नाम है? आप मौके पे मौजूद थे? हाँ, मौके पे मैं। कैसे क्या बात हुई थी? मामले की जानकारी देंगे आप? मैं जैसे अंदर पढ़ रहा था तो बाहर में आवाज आई। मैं बाहर से अंदर से निकल के आया। जैसे ही 10-20 लोग आए थे, थार मेजर गाड़ी थी वाइट कलर की। उन्होंने मारपीट की मेरे साथ और उन्होंने फायरिंग भी की। फायरिंग से यहाँ छर्रा लगाया और मेरी ताई जी के मारपीट की और चाची जी के साथ मारपीट की है। उनके भी गंभीर चोट है। मेरे भी यहाँ पर चोट लगी, यहाँ पर भी मांस फटा है और इस चेहरे पे भी लगी है और एक गाय के भी छर्रा मार के दोनों सींगों को वो कर दिया। तो क्षेत्र में जो फायरिंग की घटनाक्रम हुआ उसके बारे में मुझे भी अभी सूचना मिली थी। तो जैसे मुझे सूचना मिली, मैंने इंचार्ज साहब से बात करी। जो भी आपराधिक तत्व हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, उनको शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करके उनको अच्छे से अच्छा दंड दिया जाए, जिससे आगे क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। हाँ सर, आज के मामले के बारे में बताएंगे? अभी थोड़ी देर पहले 3:30 बजे के लगभग पूर्ण ने यहाँ से फोन किया कि हमारे घर कुछ गुंडे आए हैं और धुआंधूर कोई फायरिंग कर रहे हैं, गौ माता पे चलाई कर रहे हैं, उठा करके ले गए।
तो मैंने तुरंत प्रभाव से पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, डीएसपी साहब मौके पर पहुंचे और उनके खिलाफ अब कानून में ये निवेदन करूंगा कानून से, भाई इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, इसी दोबारा से ऐसी घटना नहीं घटे। सर मौके में प्रशासन की तरफ से कौन कौन आए? अभी थाने से आए थे, विष्णु जी आए थे और डिप्टी साहब आए थे, पूरा स्टाफ ही आ गया था। डिप्टी साहब आए, मौका देखा है और अभी गए हैं और हम कह रहे हैं भाई हम अभी तुरंत 1 घंटे में इनको गिरफ्तार करके आपको सूचना देंगे। हाँ सर, एक बार पूरे मामले के बारे में बताएंगे क्या हुआ कैसे? हाँ सर, ये हुआ कि 2 गाड़ी आई, उन गाड़ियों में 15-20 लोग थे। गाड़ी कौन कौन सी थी सर? थार थी और मेजर थी। थार तो ब्लैक थी, वाइट थी और थार ब्लैक थी। तो वो 15-20 लोग आए, उनके पास हथियार मौजूद थे, लाठी थी, पर्ची थी और पिस्तौल थी। उन्होंने आके दंदा फायर की और मारपीट की, अंदर जाकर तोड़फोड़ की और छेड़छाड़ की, जिसमें मेरा बड़ा भाई भागित मिल जाते उसके गोली लगी, जिससे वो गंभीर घायल है और जो हॉस्पिटल में भर्ती है। और माताराम के लगी, मेरी ताई है उसके लगी और अन्य लगी, ताऊ के लगी। अंधाधुंध आके मारपीट की और एक जो बच्ची थी बस उसको उठा के ले गए और जिसमें एक गाय थी, गाय पे फायर की, जिसमें उस गाय के दोनों सींग टूट गए। उनका उपचार चल रहा है। तो पुलिस मौके पे तुरंत आ गई थी क्या सर? हाँ, पुलिस आ गई थी 15-20 मिनट पहले, बाद में आ गई थी। पिडावा से खबर, जहां ग्राम पंचायत डाबला में भोज में पंचावा माताजी रोड का कार्यक्रम अधूरा होने से ग्रामीणों व श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कीचड़ में से होकर निकलने को मजबूर है। इस रोड का निर्माण पिछले 3 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा संचालित किया गया था। दूसरी सरकार आते ही इस रोड का निर्माण कार्य बंद कर दिया। ठेकेदारों द्वारा इस रोड पर ग्रेवल भी डाल रखी है, जिससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड का ज्ञापन कई बार प्रशासन को भी दिया गया, पर अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। तो वहीं पिडावा के समीप जबलेन गांव में भारी बारिश से नरेगा की तलाई टूट गई, जिससे तलाई का पानी लोगों के खेतों और घरों में घुस गया। अगर समय रहते इसे सही नहीं किया गया तो आगे गर्मी में लोगों को पानी की कमी की समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बरसात के पानी से ये तलाई फुल हो जाती है, जिससे गर्मी में पशुओं को पीने का पानी मिल जाता है। वह इससे ग्रामीणों को भी पानी की समस्या नहीं आती। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जब समाज के रखवाले ही खुद कानून तोड़ेंगे तो ऐसे में लोगों की सुरक्षा का जिम्मा किसका होगा? एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो गया है। रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। मामला जनपद बिजनौर के सटे कालागढ़ का है, जहां कालागढ़ के थाना पुलिस द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, जिसमें व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला जनपद बिजनौर से सटे कालागढ़ का है। बीते कुछ दिन पूर्व कालागढ़ वन विभाग की झिरना रेंज में एक वन कर्मचारी की राइफल चोरी हो गई थी, जिसकी तहरीर पर वन विभाग द्वारा कालागढ़ थाने में दी गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए झिरना रेंज में तैनात 3 वन आरक्षी को लाया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि जिसमें पहले सोनू के साथ वन विभाग द्वारा मारपीट की गई, उसके बाद पुलिस ने पूछताछ के दौरान जनपद बिजनौर थाना रेहर्थ क्षेत्र के गांव धारा निवासी सोनू और पुष्पेंद्र के साथ मारपीट की, जिससे सोनू की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे घर छोड़ दिया गया और परिजन सोनू को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान सोनू की मौत हो गई, जबकि पुष्पेंद्र की तबीयत अभी भी नाजुक बनी हुई है। ग्राम पतोडारा थाना रेहड़ अफजलगढ़ से महेश बोल रहा हूँ। ये अभी 7 दिन पहले एक वन कर्मचारी की राइफल चोरी हो गई थी, जिसके शक के बिना पर हमारे गांव से कुछ लोग उठाए गए थे, जिसमें इन्होंने 3rd डिग्री इस्तेमाल की उन पर 4 दिन तक। एक लड़के की मौत हो गई है और उसे इन्होंने उठा करके फेंक दिया घर पे, जिसे हम हॉस्पिटल लेके गए। इसकी मुझको बोलो दोबारा से फौजी ने कही है क्या तो वो दे दो, नहीं तो तुझे नौकरी से करवा देंगे। उन्होंने कहा दिया नौकरी से आज करवा दो, हम पे कुछ नहीं है, हम पे पिस्तौल नहीं है, हम पे होती तो हम दे देते। और क्या कहते हैं, जो घर का था घर नहीं था, और बार बार मार मार कर जंगल में भी कई दिन से ढूंढ रहे, नहीं आई है तो कहाँ से ये देवे? जब इन्होंने चोरी नहीं करी तो ये कहाँ से देवे?
आगरा से खबर, जहां मनपुरम गोल्ड लूट कांड में वंचित 25,000 का इनामी संतोष जाटव उर्फ चाचा पुलिस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गया। चेकिंग के दौरान रोकने पर पुलिस पर फायरिंग की थी। फायरिंग में एएसपी लखन यादव के नेतृत्व में हुई मुठभेड़ में आरोपी के पास से 1 किलो सोना और 63,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं। मामले में अब तक 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गए। एक बदमाश का थाने पर सरेंडर है और एक बदमाश आज मुठभेड़ में अरेस्ट हुआ है। पूरी घटना में 7 लोग शामिल थे। थाना कमला नगर के मनोहरपुर इलाके में मुठभेड़ हुई थी। देखिए, थाना कमला नगर के मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में विगत 17 जुलाई को डकैती की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस मौके पे पहुंची थी। ये उसमें पता चला कि कुछ लोग बैंक के अंदर आके, जो बैंक के कर्मी हैं, फाइनेंस कंपनी के कर्मी हैं, उनको उन्होंने बंधक बनाया। एक व्यक्ति को जो उनका चेस्ट है उसमें लेके गए और उसमें से जो भी डकैती डाल सकते थे, जो माल लेके जा सकते थे, वो लूटपाट करके लेकर चले गए। जब इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ तो लगभग 19 किलोग्राम गोल्ड और 6 लाख रुपए इसमें लिखवाए गए थे। जैसे कि आप जानते हो कि सर्वेलांस के माध्यम से उसी दिन 2 घंटे के अंदर 2 लोगों को ट्रेस किया गया। वहाँ मुठभेड़ हुई। पूरी ब्रीफिंग उसके बारे में पहले भी जो है वो की जा चुकी है। उनसे लगभग 7.5 किलो गोल्ड और लगभग 1,65,000 रुपये कैश उसमें रिकवर हुआ था। एक जो दूसरा उसमें अभियुक्त है प्रभात शर्मा, उसने खुद ही इन्हें थाने आके सरेंडर किया था। इसके बारे में भी डिटेल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आईजी महोदय द्वारा की गई है। कल जो है एक सूचना प्राप्त हुई थी कि इसमें एक जो व्यक्ति लिप्त है, जिसका नाम संतोष जाटव है, वो बलकेश्वर एरिया में आ रहा है और उसके पास कुछ गोल्ड है जो कि इस डकैती में उन्होंने लूटपाट किया था। साथ ही में अन्य असलाह वगैरह उसके पास मिल सकते हैं। इसी सूचना के ऊपर विश्वास करते हुए हमारी थाने की टीम, उसमें इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा और हमारे स्वाट प्रभारी जो है अजय कुमार और प्रदीप कुमार, ये सभी लोग अपनी टीम के साथ वहाँ मॉर्निंग में चेकिंग कर रहे थे। एक बाइक जो है वो आते हुए उनको नज़र आई। उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। वो ना रोकते हुए उसको फिर बाद में घेराबंदी उसकी की गई। उसने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग पे उसके पैर पे गोली लगी। त्वरित जो है उसको एसएन मेडिकल इलाज के लिए जो है वो भेजा गया। जब पूरी तलाशी की गई, उससे अपना नाम पूछा गया तो संतोष जाटव उसने अपना नाम बताया और उसके पास से लगभग 1 किलोग्राम से ज़्यादा जो है वो गोल्ड, 1 केजी और 2 ग्राम गोल्ड, लगभग 173 नग गोल्ड पीसेस के और 63,000 रुपये, एक अवैध तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल जो कि चोरी की है, ये सभी चीज़ें उससे मौके पे बरामद हुई है। और जब हम लोग संतोष जाटव का आपराधिक इतिहास देखते हैं तो कई मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत है। लगभग 11 मुकदमे पंजीकृत हैं। मुकदमे कमला नगर, हरिपर्वत में ज़्यादा मुकदमे हैं। कमला नगर और हरिपर्वत क्षेत्र में लूटपाट के ज़्यादा मुकदमे हैं, 307 है। इसमें आर्म्स एक्ट के भी कुछ मुकदमे हैं। डकैती का एक मुकदमा है। ये जो अपराधी हैं, कप्तान साहब ने, एसएसपी महोदय ने 25,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर घोषित किया था। वो आज इस मुठभेड़ में पकड़ा गया। इस ग्रुप के सभी अपराधी हो तो बचे हैं? देखिए, इसमें कुछ अपराधी अभी बचे हुए हैं। लगभग 3 से 4 अपराधी अभी और बचे हुए हैं। और इसमें पहले ही मनीष पांडे और निर्दोष कुमार एनकाउंटर में इनकी डेथ हुई थी। प्रभात शर्मा इनका जो है वो सरेंडर हुआ था। आज संतोष जाटव ये भी गिरफ्तार हुआ है। और जो बचे हुए व्यक्ति हैं उनके वो है नरेंद्र और लाला, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम है। एडीजी महोदय ने कोई घोषित किया है। अंशुल सोलंकी एक है, रेणु पंडित है। ये 3 लोग अभी मुख्यतः जो है उसमें बचे हुए हैं। जब आप देखिए, उसी दिन लगभग 7.5 किलो का सोना जो है वो बरामद किया था। 19 किलो के गोल्ड में लगभग 3 केजी से ऊपर थोड़ा गोल्ड जो है वो बैंक के अंदर ही उनको मिला था। उसकी काउंटिंग की गई, उसको वे किया गया बैंक कर्मचारियों के सामने। और उसके बाद जो है ये रिकवरी होती है लगभग 1 किलो के ऊपर। तो 7 किलो के आसपास जो है मुझे लगता है कि रिकवरी और होना बाकी है।
टीमें लगी हुई हैं। एसएसपी महोदय के निर्देशन में सभी टीमें काम कर रही हैं। खबर जनपद के बहराइच से, जहां एक शराबी पति ने अपने छोटे भाई के साथ पति के अवैध संबंध के शक में पति की गला काट कर हत्या कर दी और छोटे भाई को भी चाकू से मार दिया, जिससे घायल छोटे भाई को इलाज के लिए सीएचसी नानपारा में भर्ती करवाया है। शराबी पति घटना के बाद फरार है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी घटनास्थल का मुआयना किया है। मामला नानपारा कोतवाली क्षेत्र के बंजरिया का है, जहां देर रात शराब पीकर जब पति घर पहुंचा तो उसकी पत्नी अपने देवर के साथ सोई थी। शराबी पति को गुस्सा आ गया, जिसके कारण पति ने चाकू से पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी और अपने छोटे भाई को चाकू से मार दिया। जिस पुलिस मामले को दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। आज थाना नानपारा के ग्राम बंजरिया में रात लगभग 2-2:30 बजे राजेश सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी तथा अपने भाई को भी घायल कर दिया है। मृतका के पिता की तहरीर पर राजेश के विरुद्ध 302 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार जेल रवाना किया जाएगा। विवेचना कार्रवाई शीघ्र ही पूर्ण की जाएगी। तुमने एक लड़का है, छुरिया खोद देवे का है बाप पूत के मार डरबे, लाश जाए बम बधाई देवे घर में, बम से मार देवे। क्या कुछ विवाद भी हुआ था कल शाम को? विवाद कोई नहीं भैया, यह लफड़ा चल रहा है। वो लड़के के कहा लगा रहा है देवर का स्वयं की छिंदारा, वही का कमाई खाओ, पैसा कौड़ी दारू भांग पे गोश्त मछली खाओ, हर चीज खाओ पे, वही का कमाई। 2 रुपया तुम ना लेके आओ, ना लोन लेके आओ, ना दाल तरकारी लेके आओ, वही लौंडा लेके आओ, कमाई लेके आवता है। जो घर में खा तो घर में न रहा। नहीं तो किसके साथ लगा था देवर के अपने भाई के संग। आपको सूचना कैसे मिली थी? सूचना भैया जब मार दी, जब छुरी खोद दी, तब भैया फोन उनका काले के उनका राजेश के बहन भैया मेरे बेहा है कि कल्लू हुआ राजेश के सग बहनोई, तो उनके राजेश के बहन के नाम है गंगोला। तो गंगोला के देवर फोन लगाए से कि दिद्दा आओ तो मेरे बिटिया का मार आ रही राजेश सभा छुरी खोद दी। तब भैया वहां 2 बजे रात में हम गई हैं। आगरा से खबर, जहां महानिरीक्षक रविंद्र वर्मा ने रेलवे की संपत्ति पर नजर बनाए रखने के लिए 7 मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाई है। वहीं महानिरीक्षक रेलवे ने हरी झंडी दिखाकर मोटरसाइकिल को रवाना किया। आगरा मंडल को महानिरीक्षक ने 7 मोटरसाइकिल RPF मोटरसाइकिल से हर क्राइम पर नजर रहेगी। वहीं मंडल रेल महाप्रबंधक कार्यालय पर महानिरीक्षक ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी, जिसमें उपस्थित इंस्पेक्टर RPF सुरेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर RPF अर्चना सिंह उपस्थित रहे। देखिए, जैसा कि हमारे IG साहब ने बताया ये कि यात्री सुरक्षा और रेलवे की जो माल की सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसमें हमारी RPF लगी हुई है। और आज जैसा भी बताया गया कि इन लोगों को मोटरसाइकिल प्रोवाइड की गई, जिससे कि इनकी मोबिलिटी बढ़ेगी। और आज हमारे आगरा डिवीज़न के सभी पोस्टों में, लगभग सभी आउट पोस्टों में मोटरसाइकिल मुहैया करा दी गई है, जिससे किसी भी घटनास्थल पर जितनी जल्दी पहुंचा जाएगा उतनी जल्दी ही उसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है और यात्रियों को सुविधा प्रदान की जा सकती है। यही उद्देश्य रहा है रेलवे का कि जो है रेलवे यात्रियों की सुरक्षा पर बहुत ध्यान दे, और उसी के तहत ये सारे कार्य चल रहे हैं। जैसे हमारे IG साहब ने बताया कि ई पेट्रोलिंग चालू किया। इन सब का केवल उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम जो यात्रा को और सुगम बनाएं और हमारा जो प्रशासन है वो और इफ़ेक्टिव हो। एंड यूज़ जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा यात्री है, वहाँ तक हम पहुँच सकें जल्दी से और शीघ्र तेज़ी से। आगरा मंडल में के निरीक्षण के लिए मैं आया हूँ। ये सिक्योरिटी रिलेटेड क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ है या क्या समस्याएं हैं, और बीच में कोविड के समय थोड़ा मूवमेंट हम लोग का कम था, तो उसके बाद आया हूँ अभी।
और अभी आप लोगों ने देखा, मुझे बहुत खुशी है कि इस मंडल में आरपीएफ के लिए जो सबसे ज़रूरी है मोबिलिटी, तो अभी टोटल 17 मोटरसाइकिल अभी तक आगरा मंडल में डीआरएम साहब ने सैंक्शन किया है, और जिसमें अभी 7 आज मिला और बाकी 10 पहले मिल चुके हैं। हर पोस्ट पे आरपीएफ को व्हीकल्स भी है और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। यात्री सुरक्षा और रेल संपत्ति की सुरक्षा आरपीएफ का मुख्य कार्य है, और मुझे खुशी है डीआरएम साहब के सामने मैं बताना चाहता हूं कि एनसीआर जोन में जो आरपीएफ का परफॉर्मेंस है आगरा मंडल का सबसे अच्छा है। और मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, अभी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है आरपीएफ में भी। आरएसएमएस है, हम लोग का एचआरएमएस है, और जो लोकल पुलिस का भी एक सीसीटीएनएस सिस्टम है, क्राइम डेटा रहता है। अभी हम लोगों ने जोनल मुख्यालय में एक साइबर सेल का उद्घाटन किया है, और साइबर सेल के माध्यम से काफ़ी ई टाउटिंग आदि को पकड़ने के लिए काफ़ी कार्य हो रहा है, और आगरा मंडल उसमें बहुत आगे है। आगरा मंडल ने अपना भी ई पेट्रोलिंग सिस्टम शुरू किया हुआ है। पिछली बार मैं आया था तो उस समय उद्घाटन भी हुआ था। तो आने वाला समय जो है वो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ का है, और ट्रेनिंग वगैरह भी हम लोग करा रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आगे आरपीएफ जो है रेलवे सिक्योरिटी में उसका योगदान और अच्छा है। जिस तरीके से लगातार अलर्ट किया गया आपकी देश भर में आतंकियों के माध्यम से सूचनाएं मिली, तो उसको देखकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? अलर्ट तो कई आते रहते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने रेलवे बोर्ड से रिक्वेस्ट करके आरपीएसएफ की एक कंपनी डिप्लॉय की है, जिसका मैं अभी विज़िट भी किया था अभी थोड़ी देर पहले। और आरपीएसएफ की कंपनी ये मेन कंपनी आगरा में है, और उसका एक प्लाटून जो है वो मथुरा में भी डिप्लॉयड है। तो जो इम्पोर्टेंट ट्रेन्स हैं उसकी सुरक्षा में उसको लगाते हैं, या इम्पोर्टेंट स्टेशन जैसे आगरा कैंट है, मथुरा है, उनको डिप्लॉय किया गया है। बाकी जो कॉमन प्रिकॉशंस हैं, जैसे अगर कोई बॉम्ब प्लांट कर दे तो उसको कैसे आप डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग अपने आरपीएफ स्टाफ को, रेलवे के जो फ्रंट लाइन स्टाफ हैं उनको भी अलर्ट करते हैं कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे या कोई वैसा अटेंडेड लगेज अगर पड़ा हुआ दिखे तो तुरंत बताएं। अनाउंसमेंट भी किया जाता है, यात्रियों को भी अलर्ट किया जाता है कि इस समय अलर्ट चल रहा है, तो थोड़ा अपनी जो चौकस रहे। वेपन्स वगैरह को लेकर क्या कुछ तब्दीली आरपीएफ में की जाए? वेपन्स, मॉडर्न वेपन्स हैं आरपीएफ के पास, और अभी 2-4 दिन पहले ही स्केल ऑफ जो उसका आर्म्स एंड एम्युनिशन है वो भी रेलवे बोर्ड ने रिवाइज़ किया है कि किस जोन में ज़रूरत के हिसाब से कितना वेपन्स रहना चाहिए। तो हमारे पास राजस्थान के टोंक से जहां एक तरफ मानसून अपनी बेरुखी दिखा रहा है, तो वहीं टोंक जिले का विद्युत विभाग भी अपनी मनमानी करता दिखाई दे रहा है। यहां पर अघोषित विद्युत कटौती कर दी जाती है, वह विद्युत लाइन का रखरखाव भी उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। इसका नजारा कल देखने को मिला, जहां टोंक शहर के हद्दे में स्थित अंबेडकर कॉलोनी व 5 अन्य कॉलोनियों की लाइट सुबह 10 बजे से जाने के बाद विद्युत विभाग को शिकायत करने के बाद भी विद्युत विभाग ने लाइट को ठीक करने की कोशिश नहीं की। जब कॉलोनी वासियों के मुख्य रास्ता जाम किया, तब रात को 9 बजे कर्मचारी आए और लाइट को ठीक करने की कोशिश की गई, जहां पर पता चला कि ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड होने की वजह से वह फूंक गया है। उसे लगाने के लिए भी विद्युत विभाग के पास छोटी क्षमता ही क्रेन की उपलब्ध है। आपको बता दें कि टोंक विद्युत विभाग के पास रखरखाव के लिए उचित संसाधन उपलब्ध नहीं है। विद्युत विभाग निजी क्रेन मालिकों को फायदा देने के लिए उनको लाखों रुपए का भुगतान करता है। साथ ही आपको बता दें, विद्युत विभाग द्वारा आवासीय कॉलोनियों से ट्रांसफार्मर से निजी मोबाइल टावरों को विद्युत सप्लाई की जाती है, जिससे कॉलोनी में बार बार ट्रांसफार्मर फूंक जाता है। इस समय को रात्रि को में कॉलोनी निवासियों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। नाम क्या है और क्या परेशानी है आपको? मेरा नाम ताराचंद बाड़ौलिया है जी, मैं अम्बेडकर कॉलोनी में रहता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर आए दिन की ये परेशानी है कि यहाँ लाइट जाती है, 24 घंटा लाइट जाती है। और जब भी फ़ोन करते हैं, कभी डीपी चल गई, कभी यहाँ पर इसी डीपी से इतने टावरों को कनेक्शन दे रखा है कि डीपी लोड नहीं उठाती, और बिल्कुल परेशान कर रखा है। और पूरी जनता परेशान है इस वक्त। मान लो 12 बजे से लाइट नहीं है, बच्चे बिलख रहे, तड़प रहे हैं, बच्चे मच्छर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यही कहा जा रहा है कि ठीक है,
आ जाएंगे, ठीक है आ जाएंगे। डीपीटी आ गई लेकिन क्रेन उठाने वाली नहीं है हमारे पास मौजूद, ये कहा जा रहा है। आपने अधिकारियों से बात की, अधिकारियों ने आपको इस बारे में क्या बोला? अधिकारी बोल रहे हैं बस आधे घंटे में लग जाएगी, बस आधे घंटे में लग जाएगी। सुबह से 12 बजे से बस यही बोला जा रहा है। कितने आपकी लाइटें यहाँ पे कितने बजे से गई हुई है? 12 बजे से लाइट गई हुई है और अभी देख लो ये 8 बज गए। तो जो अधिकारियों से बात की जा रही है वो उसका क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? बस आपकी लाइट सही हो जाएगी, आज हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। और कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, वो बात करने के लिए हमसे तैयार नहीं है, करते ही। मध्य प्रदेश से खबर, जहां जबलपुर में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर कांग्रेस द्वारा टिकट वितरण को लेकर खेले जा रहे इमोशनल कार्ड पर मंत्री गोपाल भार्गव ने कटाक्ष किया। उनका कहना था कि ऐसे कोई उदाहरण नहीं है जिसे देखा गया कि जब भी किसी बड़े नेता की या फिर विजयी रहे प्रत्याशी के वारिसों को उपचुनाव में टिकट दी गई तो हार का भी सामना करना पड़ा है। इसका ताजा उदाहरण अगर मालवा में भी देखने को मिला। 2 दिवसीय प्रवास पर जबलपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने जिले की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री भार्गव ने बताया कि यह उनकी पहली बैठक थी जिसमें जिले के तमाम मसलों पर जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। वहीं इस बैठक के दौरान कई प्रमुख सड़कों के निर्माण कार्यों को अनुमति दी गई। इसके साथ ही यह व्यवस्था बनाई कि तमाम जिले के जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं को लिखित रूप से उन्हें देंगे, जिसका निराकरण व शासन स्तर पर जल्द से जल्द करवाया जाएगा। जो भी वृद्ध हुए हैं जनप्रतिनिधि, उनके जो बेटे हैं या जो उनके बच्चे हैं उन्हें टिकट देने की तैयारी में ऐसी कांग्रेस की ओर से बयान भी आया है। क्या कहेंगे और चुनाव में कांग्रेस के इमोशनल कार्ड? नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई फार्मूला हमेशा काम नहीं करता है। पार्टी सभी तरफ से विचार करके उम्मीदवार की योग्यता क्या हो, क्या मापदंड हो, सभी तरफ से विचार करके उम्मीदवार तय करती है। और ये फार्मूला हमेशा सही नहीं होता कि किसी के वारिस के लिए टिकट दे दें, क्योंकि कई बार ये सफल भी नहीं हुआ है फार्मूला। अगर मालवा में आपने देखा होगा, उस कारण से ये आवश्यक नहीं है। चिन्हित हो चुके हैं जो अनाथ हुए, लेकिन उनको जो लाभ मिलना चाहिए उसमें वो सब स्वीकृत के प्रोसेस में है, अभी तक लाभ मिलना नहीं 13 को मिल चुका। नहीं 13 को नियुक्ति मिल चुकी है, बाकी का पाइपलाइन में है। तो 14 के 5,000 रुपये वाले सबको 5,000 में स्वीकृत होगा। 5,000 रुपये महीने की सबको स्वीकृति हो गई है 100%। जो सबसे ज़्यादा तो जो अपना फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के कारण से थोड़ा जहाँ से बाजू से मार गए। देखिए, जो कॉर्पोरेशन के हिस्से की सड़कें होंगी उन्हें हम कॉर्पोरेशन से पूरी करवाएंगे। यदि फंड्स की कमी होगी तो अभी सीएम से बात करके और फाइनेंस मिनिस्टर से राशि की व्यवस्था करेंगे। दूसरा, यदि पीडब्ल्यूडी की सड़कें होंगी, मैंने काफ़ी सड़कें ज़िले के लिए मंजूर की हैं, जिनका जैसा मैंने कहा टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जैसी पूरी होती है मैं उनका उद्घाटन करूँगा, भूमि पूजन करूँगा। तो पहले ये चिन्हित करना है कि ये किसके हिस्से की, ये जबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की हैं या फिर कॉर्पोरेशन की, नगर निगम की हैं या फिर पीडब्ल्यूडी की हैं या फिर एनएचएआई की हैं, या कहाँ की सड़कें हैं, इसके बारे में जानकारी लेके और हम सड़कों की समस्या, अब चूँकि बारिश का समय है इसलिए मैं कह नहीं सकता कि, लेकिन बारिश के बाद आपको एक भी सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें आपको कहना पड़ेगा ये सड़क ठीक है। इसमें एक समस्या ये है कि पहले सड़क बनाई जाती है, के बारे में अभी सभी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया, जो शहरी क्षेत्र के विधायक। मैंने पूछा है कि डीपीआर में क्या प्रावधान थे, क्या उसमें डाला था, तो क्या परिवर्तन उसमें हो सकता है विधायकों की इच्छा के अनुसार। इन सारी बातों की चर्चा हुई है। आज अधिकारियों के साथ हम बैठेंगे और विधायकों से भी हम लिखित में सारा ले रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि उनकी भावना के अनुरूप हम काम करेंगे और बेहतर से बेहतर परिणाम हम दे पाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। निरोगी राजस्थान का सपना साकार करने और प्रदेश के हर एक परिवार तक निःशुल्क एवं उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार की